हेलो एवरीवन। आज हम एक नया एडिटोरियल करने वाले हैं जो कि 24/7 को द हिंदू में आया था। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। कैलिब्रेटेड बैलेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैलिब्रेटेड का मीनिंग क्या होता है। कैलिब्रेटेड का मीनिंग होता है केयरफुली असेस्ड, सेट और एडजस्टेड, जिसको हम लोग केयरफुली असेस करते हैं, समझते हैं, जिसको हम लोग केयरफुली ध्यान रखते हैं, जिसको बहुत ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत केयरफुली उन्होंने बैलेंस किया है, कैलिब्रेटेड बैलेंस, गिन के बैलेंस किया है। नॉन अलाइनमेंट एज अ पॉलिसी। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉलिसी के बारे में देखते हैं कि नॉन अलाइनमेंट एज अ पॉलिसी। तो अलाइनमेंट यानी किसी के साथ जुड़ जाना, और नॉन अलाइनमेंट मतलब किसी से किसी पर बायस नहीं रहना, नॉन अलाइन रहना, न्यूट्रल रहना। तो नॉन नॉन अलाइनमेंट एज अ पॉलिसी। तो ये किसी पॉलिसी के बारे में बात क्या, मस्ट बी रीथॉट। तो ये पॉलिसी के बारे में हमने वापस सोचना चाहिए। बट इंडिया मस्ट बी वेरी ऑफ अलायंस सिस्टम। हमने नॉन अलाइनमेंट एज अ पॉलिसी के बारे में सोचना तो चाहिए, बट इंडिया मस्ट बी केयरफुल ऑफ अलायंस सिस्टम। तो अलायंस सिस्टम के बारे में हमने केयरफुल भी रहना चाहिए। तो वेरी का मीनिंग होता है केयरफुल। तो हमने अलायंस सिस्टम के बारे में केयरफुल भी रहना चाहिए। तो नॉन अलाइनमेंट एज अ पॉलिसी क्या है, पहले हम लोग वो देखते हैं। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो ये अंडर नेहरूज गाइडेंस फाउंड हुई थी 1962 बेलग्रेड में, एंड वाज एबली सपोर्टेड बाय गमाल अब्देल नसीर ऑफ इजिप्ट, प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया एंड जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया। तो नॉन अलाइनमेंट, इट वाज अ पॉलिसी, ये एक ऐसी पॉलिसी थी दैट पेव्ड द वे फॉर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1962 में फॉर्म हुआ था, वो इस पॉलिसी के कारण बना था। इस पॉलिसी ने, इस जो ये नेहरू के गाइडेंस में जो ये एक्चुअली एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो वो पॉलिसी को बनाने, वो जो मूवमेंट को तैयार करने के लिए ये जो रास्ता है उस पॉलिसी ने बनाया। तो पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल्स। इसके 5 प्रिंसिपल थे, जिसको पंचशील भी बोला जाता था, विच वर फॉर्मुलेटेड इन 1954। तो 1954 में कुछ 5 प्रिंसिपल्स फॉर्म किए गए थे बाय जवाहरलाल नेहरू। तो वो थे, पहला म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स मिलिट्री अफेयर्स, and mutual non-aggression, equality and mutual benefit, and finally peaceful coexistence and economic cooperation। हम लोग देख सकते हैं कि एक कोऑपरेशन था, नॉन अग्रेशन था, सॉवरेनिटी थी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। तो ये थे उसके 5 प्रिंसिपल। और इट कंसिस्ट ऑफ 120 डेवलपिंग कंट्रीज। इसके पार्ट थे 120 डेवलपिंग कंट्रीज थे है। एंड आफ्टर द यूएन के बाद में इट इज द लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स वर्ल्ड वाइड। तो जितने भी कंट्रीज है उनका सबसे यूएन में सबसे ज्यादा मेंबर्स है, और उसके बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आता है। द क्रिटिक्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जो क्रिटिक्स है नॉन अलाइनमेंट, सेड दैट बिगेस्ट फेलियर्स ऑफ पॉलिसी। तो जो इसके सबसे बड़ा फेलियर था was India's failure to deal with China in 1962। 1962 में जो चाइना ने वॉर किया था इंडिया पर, तो ये नॉन अलाइनमेंट उस वॉर को रोकने में असक्षम रही, यानी ये एक फेलियर भी रहा है। ऑल्दो नॉन अलाइनमेंट ने बहुत अच्छे काम भी किए, बट समवेयर इट हैज आल्सो फेल्ड। Many argue that policy need to be renewed। तो ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो है इसको रिन्यू करना चाहिए as time has changed from where it was made। जब ये बनाया गया था वो एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था, वो एक अलग माहौल था, और अभी सिचुएशन हैज चेंज, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो और बहुत सारा इकोनॉमिकली, कल्चरली बहुत ज़्यादा, मिलिट्री के वे से और सोशल वे से बहुत सारे चेंजेस आए। तो उस तरीके से हम देखें तो ये पॉलिसी थोड़ी, इसमें बहुत सारे चेंजेस आने चाहिए। तो ये थी नॉन अलायंस पॉलिसी। तो ये बोल रहा है कि नॉन अलाइनमेंट एज अ पॉलिसी, इसके बारे में हमने वापस सोचना चाहिए, और इंडिया मस्ट बी वेरी ऑफ अलायंस सिस्टम, केयरफुल ऑफ अलायंस सिस्टम, और इंडिया मस्ट बी केयरफुल ऑफ अलायंस सिस्टम।
In separate statement this week, जो अलग अलग statement this week, External Affairs Minister S Jaishankar laid out India's worldview in the face of global challenges. तो बहुत सारे global challenges हैं इंडिया को, और इस global challenges को देखते हुए इंडिया का व्यू जो है एस जयशंकर ने लेड आउट किया है. लेड आउट करना मतलब होता है सामने लाना, to present so as to invite notice or attention. तो उन्होंने कुछ अपने स्टेटमेंट्स दिए, वो देखते हैं हम लोग. तो ये उसी को बारे में एडिटोरियल है. many of which pull it in different direction. Mr. Jaishankar contention का meaning होता है argument या statement, was that non-alignment as a concept, जो non-alignment as a concept है, belong to a bygone era, and that multipolarity in the world necessitated that India would have to take a definite stand. तो मिस्टर जयशंकर बोल रहे हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये पुराना है, वो कोल्ड वॉर बायगॉन एरा एक पुराना एरा था. जो उस टाइम पे माहौल था वो कोल्ड वॉर एरा का टाइम था. और अभी एंड दैट मल्टीपोलैरिटी इन द वर्ल्ड, अभी जो मल्टीपोलैरिटी है उसने नेसेसिएट किया है, मतलब जरूरी किया दैट इंडिया वुड हैव टू टेक अ डेफिनेट स्टैंड, मतलब एक प्रॉपर स्टैंड लेने की बहुत जरूरत है. नॉन अलाइनमेंट बेसिकली हम लोग किसी के साथ अलाइन नहीं होते, बट हमें अभी डेफिनेट स्टैंड लेने की जरूरत है. हमें एक स्टैंड की बहुत ज्यादा जरूरत है. एंड इवन टेक रिस्क ऑन इश्यूज, और उसे रिस्क भी लेना पड़ेगा इंडिया को, सच एज कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म एंड क्लाइमेट चेंज. तो ये कुछ इश्यूज है, इन पर रिस्क भी उठाने की अभी जरूरत पड़ सकती है और पड़ेगी. हाउएवर ही मेड इट क्लियर, उन्होंने क्लियर कर दिया दैट इंडिया डज नॉट रिजेक्ट नॉन अलाइनमेंट. तो वो, हाँ, सबसे पहले इसमें बीच में हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं मल्टीपोलैरिटी का. पहले हम लोग मल्टीपोलैरिटी देखते हैं. इस एडिटोरियल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है और बहुत सारे चीज़ें जो हमें समझने की बहुत ज़रूरत है. पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? पोलैरिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट है उसमें इसका मीनिंग है इज एनी ऑन द वेरियस वेज इन विच पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब पावर इंटरनेशनल सिस्टम में कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है उस वो, and describes the nature of international, और polarity nature of international system को describe करता है. अब तीन टाइप के सिस्टम होते हैं. there are three types of system. सबसे पहला होगा यूनिपोलैरिटी. सेकंड यूनिपोलैरिटी, यूनि जैसे कि हमको पता है यूनि यानी एक. यूनिपोलैरिटी का मतलब है इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसका मीनिंग है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन विच वन स्टेट एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द कल्चरल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट. मतलब एक ही स्टेट होता है जो ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, कल्चरल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस रखता है. बायपोलैरिटी में बाय यानी दो होता है, तो ऑब्वियस है कि दो स्टेट्स हो गए जो ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हो, मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक, मिलिट्री, कल्चरल इन्फ्लुएंस इंटरनेशनली और रीजनली जो इन्फ्लुएंस होता है. और मल्टीपोलैरिटी यानी दो से ज्यादा, मोर देन टू, तो हैव नियरली इक्वल अमाउंट्स ऑफ, दो या ज्यादा जो नेशंस होते हैं उनके पास इक्वल पावर होता है, पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दो या दो से ज्यादा नेशंस के बीच में. एज एन इंटरनेशनल सिस्टम में दो या दो से ज्यादा पावरफुल नेशंस होते हैं और इन्फ्लुएंस रखते हैं. तो ये हो गया मल्टीपोलैरिटी में. तो ये मल्टीपोलैरिटी कर रहा है, बहुत सारे कंट्रीज पावरफुल है अभी के टाइम में. एंड दैट, और यही मल्टीपोलैरिटी ने नेसेसिटेट किया गया इंडिया को रिस्क उठाने पड़ेगा, डेफिनेट स्टैंड लेना पड़ेगा कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म एंड क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को लेके. हाउएवर ही मेड इट क्लियर, उन्होंने क्लियर कर दिया दैट इंडिया डज नॉट रिजेक्ट नॉन अलाइनमेंट. इसका मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि नॉन अलाइनमेंट को रिजेक्ट करना चाहिए इन इट्स एंटायरिटी, मतलब पूरी तरीके से उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है. एंड दैट व्हाइल इट वुड नो लॉन्गर रिमेन डिसएंटैंगल्ड फ्रॉम डिफिकल्ट डिसीजन, और वो डिफिकल्ट डिसीजंस को लेने में डिसएंटैंगल्ड नहीं रहेगी, सेपरेट नहीं रहेगी. डिसएंटैंगल्ड का मीनिंग होता है सेपरेट. इट वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इंडिपेंडेंस, वो अपने इंडिपेंडेंस, जो इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है और उसके डिसीजन जो है, हालांकि डिफिकल्ट डिसीजंस को भी वो अपने इंडिपेंडेंस का पूरा उपयोग करेगा और डिसीजंस लेगा प्रॉपर. मोर इम्पोर्टेंटली he said that India has never been part of a land system. तो इंडिया कभी किसी
अलायंस सिस्टम का पार्ट नहीं था और नॉर इट विल बी, ना तो वो कभी किसी का अलायंस सिस्टम का पार्ट था और नॉट विल इट एवर बी, इट वाज न्यूट्रल। उन्होंने हमें इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया है। अगर हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखें तो he added that even the US must look beyond its present alliances। वो यूएस को भी सुझाव देता है कि उनके जो प्रेजेंट अलायंसेस है उसके बियॉन्ड भी उन्होंने देखना चाहिए एंड एंगेज विथ मोर मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स। तो उन्हें बहुत ज़्यादा मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स की तरफ एंगेज करना चाहिए खुद को। तो यूएस को उन्होंने एक सुझाव भी दिया है। मिस्टर जयशंकर एक्सप्लेन दैट व्हाइल नॉन अलाइनमेंट वर्क फॉर इंडिया ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा। तो यहाँ पे एक कोल्ड वॉर एरा के बारे में बताया गया बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन। तो एक यूएस एंड सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर एरा था। तो हम देखते हैं कोल्ड वॉर एरा क्या था, वो कौन सा टाइम था। कोल्ड वॉर एरा बेसिकली एक वाज अ पीरियड ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस। कुछ टेंशंस थे बिटवीन सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। सोवियत यूनियन बहुत सारे नेशंस, कुछ नेशंस को मिलकर का यूनियन था एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव एलाइज, और उनके जो भी एलाइज थे द ईस्टर्न ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक, उनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के एलाइज थे वेस्टर्न ब्लॉक्स एंड सोवियत यूनियन के थे ईस्टर्न ब्लॉक। It expanded from Truman Doctrine 1947। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन 1947 टू डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन 1991। तो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन क्या हो सकता है, इसका मैंने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन वाज एन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, एक अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी थी जिसका पर्पस था टू कंटेन जियोपॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो जो सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन हो रहा था उसको लिमिट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, एंड वाज डेवलप्ड बाय, उनको उसको डेवलप किया था हैरी ट्रूमैन जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बाद हैरी ट्रूमैन प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के। तो उनकी ये पॉलिसी थी और उसका नाम था ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। इट प्रोवाइडेड सपोर्ट, ये एक सपोर्ट दिया था उसने टू नेशन दैट वर थ्रेटन्ड बाय सोवियत कम्युनिज्म। तो जिन जिन नेशंस को सोवियत के कम्युनिज्म से खतरा था उनको एक सपोर्ट मिल रहा था इससे। दिस सॉल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन वाज द प्रोसेस ऑफ, जो जैसे कि हमने देखा कि ये दो टाइम पीरियड के बीच में एक ये ट्रूमैन डॉक्ट्राइन से लेके डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन तक था। तो वाज द प्रोसेस ऑफ इंटरनल डिसइंटीग्रेशन विद इन यूएसएसआर। तो ये जो सोवियत यूनियन था उसमें डिसइंटीग्रेशन हुए थे, नेशन कुछ अलग अलग हो गए थे। तब तक के ये प्रोसेस, तब तक की ये टाइम पीरियड था कोल्ड वॉर एरा का। तो मिस्टर जयशंकर एक्सप्लेन दैट नॉन अलाइनमेंट वर्क। उस टाइम पे कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे ये जो नॉन अलाइनमेंट एरा था उसने काम किया था। द फैक्ट दैट इंडिया एंड चाइना, एक फैक्ट भी है कि इंडिया और चाइना जो है शेयर अ लैंड बाउंड्री would always be a factor in a cold war। तो ये जो न्यू कोल्ड वॉर का पीरियड है इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना दो नेशन के बीच, सॉरी यूएसए एंड चाइना के बीच में जो वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर जो चल रहा है, ये इसको न्यू कोल्ड वॉर का भी नाम दिया है। तो ये एक फैक्ट है कि इंडिया एंड चाइना बाउंड्री शेयर करते हैं। He spoke of इंडो-यूएस कॉपरेशन। उन्होंने इंडिया और यूएस के कॉपरेशन के बीच में के बारे में बात किया इन मैनी फील्ड, जैसे ग्रोइंग मैरीटाइम कोलैबोरेशन इन पर्टिकुलर। तो जो साउथ चाइना सी में उन्होंने एक दूसरे यूएसए और इंडिया का कोलैबोरेशन है टू जो जो कि चाइना में नजर रखने के लिए एक कोऑपरेशन है उनका, उनके बीच में आपस में समझौता है। बट लेफ्ट अनसेड द हार्ड reality that military collaboration on the land would prove problematic। तो ये यहाँ तक के तो ठीक है, बट मिलिट्री कोलैबोरेशन जो होगा would be problematic for इंडिया। इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट चल रहा। द वेन्यू ऑफ नियरली, जैसे कि जो स्टैंड ऑफ चल रहा है एलएस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 3 महीने से, तो एक मिलिट्री कोलैबोरेशन इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और जो सोल्यूशन निकल सकते हैं वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया में अगर मिलिट्री कोलैबोरेशन का इंडिया ने सोचा तो। मिस्टर जयशंकर कमेंट्स आर अ क्लियर आई असेसमेंट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टेंट। तो उन्होंने जो मिस्टर जयशंकर ने जो कमेंट किए वो उनके
क्लियर कट जो असेस किया उन्होंने इंडिया के लिमिट्स के बारे में सोच के उन्होंने ये सब स्टेटमेंट्स दिए. द assertion of India's strategic independence and resistance to joining any alliance. तो इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस और जो रेजिस्टेंस दिखाया उन्होंने टू जॉइन एनी अलायंस कम्स एज टाइमली रिमाइंडर. तो ये टाइमली रिमाइंडर जैसा आया है कि amid speculation that tensions will with China will push India into stronger clinch with Washington, which is on its own collision course with Beijing. तो ये इंडिया को एक स्ट्रॉन्गर क्लिंच में रखेगा, पोजीशन में रखेगा विद वॉशिंगटन, एज इवन यूएसए का चाइना के साथ लड़ाई चल रहा है और इंडिया का भी चाइना के साथ लड़ाई चल रहा है. तो इंडिया और यूएसए के रिलेशन और एक स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं. इट इज सिग्निफिकेंट दैट डिस्पाइट इसके बाद भी मल्टीपल रेफरेंस किए गए थे यूएस सेक्रेटरी ने पॉम्पियो क्लैश जो इंडिया चाइना में के बीच में क्लैशेस हुए थे जिसमें इंडियन सोल्जर्स की बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई थी, उसमें माइक पॉम्पियो ने बहुत बार रेफर किया था कि हिज कॉल फॉर इंडिया एंड यूएस टू जॉइंटली काउंटर चाइना. तो उन्होंने बहुत बार सुझाव दिया था कि इंडिया और यूएस ने मिलकर चाइना को कॉम्बैट करना चाहिए. लेकिन गवर्नमेंट हैज राइटली चोजन नॉट टू रेज इट्स टेंशन. तो गवर्नमेंट ने चूज किया था कि वो कोई टेंशन रेज ना करे चाइना के साथ इन एनी फॉरम अदर देन बायलैटरल टॉक्स. तो जितने भी टेंशन है वो बायलैटरल टॉक्स के फॉर्म में ही होंगे और उसके अलावा कोई भी अदर फॉर्म में वो डिस्प्यूट रेज नहीं करेंगे. वो एक अच्छा डिसीजन था. इक्वली सिग्निफिकेंट इज गवर्नमेंट्स आउटरीच टू मॉस्को. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप था जो गवर्नमेंट ने उठाया था टू रीच मॉस्को, इंक्लूडिंग अ विजिट जो कि उसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग विजिट बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मिस्टर जयशंकर इन द रशियन इंडिया चाइना ट्रायलैटरल लास्ट मंथ. जो भी रशिया इंडिया चाइना के बीच में मीटिंग हुई थी टू डिस्कस अबाउट द बॉर्डर इशू, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप था. And the external affairs minister comments that India should also seek to build, and external minister के comments तो ये भी एक important step है to build coalition with middle powers. Middle powers basically वो powers है जो ना तो great होते हैं ना super powers होते हैं but उनका एक influence होता है such as European Union and Japan. तो ये कुछ मिडिल पावर्स कंट्रीज है जो कि उतने ग्रेट पावर्स या सुपर पावर्स उनको बोल नहीं सकते बट उनका इन्फ्लुएंस होता है. तो उनके साथ कोalition बिल्ड करना ये भी एक इम्पोर्टेंट और क्रूशियल स्टेप है. अ टाइम ऑफ क्राइसिस ऑफन क्लैरिफाइज प्रायोरिटीज. तो ऐसा जो क्राइसिस का टाइम होता है वो हमारे प्रायोरिटीज जो है हमें दिखने लग जाते हैं, क्लैरिफाई हो जाते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है. तो ये जो प्रायोरिटी सेट की है इंडिया ने ये एक अच्छा स्टेप है एट अ टाइम. लेकिन अभी जो टाइम है ये हमारे इंडिया के पास डबल क्राइसिस है. सबसे पहला बैटलिंग द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक इन द कंट्री एंड चाइनीज एग्रेशन एट द बॉर्डर. ये दो जो क्राइसिस है उसको ये दो डबल क्राइसिस है फॉर इंडिया. द मैसेज फ्रॉम न्यू दिल्ली इज जो ये मैसेज आया है न्यू दिल्ली से इज वन ऑफ द केयरफुली कैलिब्रेटेड एंड बैलेंस. तो ये एक अच्छा डिसीजन था और एक carefully calibrated balance था. That's all for today. Thank you.